गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का मॉडल सेट टर्म 2 है और ये हिंदी है। ठीक है, हिंदी सेट 2 है। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं इसका सारा क्वेश्चंस का आंसर मैं कराऊंगी, बिल्कुल आसान है। और जैसे कि आपको समझ में आए ऐसे मैं बताऊंगी, क्योंकि आपको टाइमिंग वगैरह मालूम है और आपका पूर्णांक कितना है, ये सारी चीज़ें मालूम है। निर्देशांक भी आपने पढ़ ही लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले पैसेज पढ़ने पड़ेंगे जो इसी पैसेज से हमें 3 प्रश्न का आंसर करने होंगे 6 मार्क्स का। सबसे पहले हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। दूसरी बात यहाँ पर नीचे है, कभी ना खेतों में फिर खून खाद फैलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। आसमान फिर कभी ना अंगारा उगलेगा, एटम में नागासाकी फिर नहीं जलेगी। युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। आगे है यहाँ पर जैसे दिया, कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई उनका असली चेहरा, कामयाब उनकी चले हम ना होने देंगे। उसके बाद है नीचे फिर जंग हम ना होने देंगे। ठीक है, जैसे नीचे है जंग ना होने देंगे। उसके बाद है हमें चाहिए शांति जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति सृजन की है तैयारी। हमने छेड़ी जंग भूख से बीमार से, आगे आकर हाथ बढ़ाए दुनिया सारे। हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे, जंग ना होने देंगे। सो यहाँ पर हमें क्या बोला है, जैसे यहाँ पर हमें बोला है निम्नलिखित में से एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए आसमान का पर्यायवाची शब्द है, इसको आप गगन लिख सकते हो। ठीक है, गगन। ठीक है, विश्व को आप क्या लिख सकते हैं, दुनिया भी लगा सकते हैं इसका, यानी कि इसका पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे हमने आसमान को गगन लिखा। ठीक है, और दुनिया विश्व को हमने दुनिया लगा दिया। तो इसमें यहाँ पे 2 नंबर तो हो गया। ठीक है, आपका 2 मार्क्स। नीचे यहाँ पर दिया है कि 2 नंबर में हमें दिया है उपयुक्त गद्यांश के लिए शीर्षक क्या होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो बार बार रिपीट हो रहा था, जंग ना होने देंगे, यानी जंग ना होने देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस टॉपिक का नाम होना चाहिए। आगे है यहाँ पर दिया, हम सभी किसके साधक हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, हम सभी क्या है, विश्व शांति के हम एक साधक, यानी कि साधक है। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3rd नंबर में। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ से, जो खंड ग से जो पुस्तक से हमें करना है, यानी अपने पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक से करने पड़ेंगे। और यहाँ पर निर्देश को पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, 4 प्रश्न का आंसर करने होंगे। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर कराया है, तो आप चुन सकते हो इनमें से किस क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेघ आए शीर्षक कविता में प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं का वर्णन किया है कवि ने, तो उनका उल्लेख करें। तो चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि बादलों के आने पर ठंडी वायु नाचती गाती युवती के समान बहने लगती है। पेड़ स्वागत अपनी टहनियाँ और पत्ते सहित झुककर मेघों का अभिवादन करते हैं, यानी कि उनका स्वागत करने लगते हैं। नदी तिरछी नजरे से बहती हुई आश्चर्य से मोहित हो गई है, लता हरी भरी सी होकर गदगद हो गई है, एवं तालाब जल का प्रवाह विस्तारित करते हुए आनंद मगन हो गया है। यानी कि जो बादल आने की प्रकृति जो है, ये कवि ने जिस तरह से मतलब जिस तरह से चित्रित किया है, उनमें से हम यहाँ से कुछ देखिए कि बादलों के आने से ठंडी वायु तो नाचती गाती युवती के समान हो ही है। उसके बाद पेड़ भी उनके स्वागत के लिए पत्तों को झुका कर प्रणाम करती है। नदियाँ जो है तिरछी नजर में आती है। सो ये सब कवि ने क्या किया है, चित्रण किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला का नहीं 4 नंबर का क नंबर है। यहाँ पर ख नंबर है, यहाँ पर जैसे दिया है, कवि माखन लाल चतुर्वेदी को कोयल से सारे क्यों हो रही थी, यानी क्यों ऐसे हो रही थी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कवि को महसूस होता है कि कोयल तो हरी भरी डाली पर बैठी है, किंतु वह काली कोठरी में कैद है। कोयल दूर गगन में उड़ सकती है, किंतु वह अंदर ही अंदर कैद है। कोयल मिट्टी बोलकर वाही लुटा सकती है, जबकि कवि कैदी में होकर रो भी नहीं सकता है। बस यही रीज़न था। ठीक है, बस यही कारण था कोयल को, मतलब कोयल जो है, यानी कि कवि जो है कोयल से ईर्ष्या करती है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताओं को आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा, जैसे क नंबर पर साहस, जैसे बालिका मैना साहसी है
वह अंग्रेज जनरल से तनिक भी भयभीत नहीं होती है। दूसरी बात, तर्कशील। बालिका मैना तर्क करना बहुत खूब जानती है। वह जनरल है के सम्मुख खूब तर्क करती है और उससे प्रभावित भी कर लेती है। दूसरी है भावुक, यानी बालिका मैना भावुक है। वह अपने निवास स्थान के प्रति विशेष लगाव रखती है और उसे हर कीमत पर बचाना चाहती है अपना घर को। ठीक है, आगे है आत्म बलिदान, यानी मैना कानपुर के किले में अपना अमर बलिदान दे देती है। तो यही है मैना की जो चरित्र है, कुछ कुछ जो सबसे ज़्यादा ये हमने पसंद करा है, वही चरित्र को यहाँ पर उठाया। सबसे पहले तो साहसी है, तर्कशील है, भावुक है, फिर उन्होंने अपने घर के, अपने निवास स्थान के लिए उन्होंने बलिदान भी दे दिया। क्वेश्चन है यहाँ पर दिया, वज्रभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो इनका आंसर भी जल्दी से देखा जाएगा। कवि का वज्रभूमि के प्रति प्रेम प्रथम सवैये में इस प्रकार प्रकट हुआ है, जैसे कवि वज्रभूमि पर ही मनुष्य रूप में ग्वाला और चारावाह बनकर, पशु के रूप में नंद बाबा के पशु के माध्य गाय बनकर, पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का अंग बनकर एवं पक्षी के रूप में यमुना तट पर लगे कदम के वृक्ष पर घोंसला बनाकर जन्म लेना चाहता है, जिससे उनका वज्रभूमि से स्नेह संबंध दिखाई देता है। यही कारण आगे 5 नंबर प्रश्न इसमें बोला है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे माटी वाले के पास अब अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा, माटी वाला का कोई बच्चा नहीं था। परिवार के नाम पर एक बूढ़ा बीमार पति था। उसका कोई घर भी नहीं था, मिट्टी ही उसका एकमात्र सहारा था। उसका कोई प्रतिद्वंदी तक भी नहीं था। इसके लिए 2 समय की रोटी ही प्रधान थी। अतः उसके पास अच्छे बुरे सोचने का समय ही तो नहीं था। उनको रोटी कमाने में टाइम ही नहीं मिलता था, यानी कि दूसरे चीज़ सोचने में, क्योंकि उनके तो एक बीमार पति है और बच्चा भी नहीं है जो अच्छे बुरे समय के बारे में सोचने लगे। उनके पास इस सब का समय भी नहीं। क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में कथा वस्तु के आधार पर आप किससे मुख्य पात्र मानते हो और क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर भी चेक। आंसर हो जाएगा, कथा वस्तु के आधार पर एकांकी की मुख्य पात्र राम स्वरूप की बेटी यानी उमा है। कोई भी लेखक जिस पात्र के माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, वह वही कथा वस्तु का मुख्य पात्र होता है। उमा द्वारा व्यक्त सोच लेखक की अपनी सोच है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ग नंबर, क्योंकि हमें 2 प्रश्न का करना है तो हमने तीनों का बता रहे हैं। ठीक है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसके किस मजबूरी को प्रकट करता है? कौन सी मजबूरी है? ठीक है, तो चलिए देख। सर हो जाएगा, माटी वाले का रोटियां का इस तरह हिसाब लगाना उसकी घोर दरिद्रता को प्रकट करता है, क्योंकि उसके सामने अपना तथा अपने बूढ़े पति के पेट भरने का सवाल हर समय उपस्थित रहता है। वह रोटियां तब जुटाने में असमर्थ रहती है। उसे जहाँ से भी रोटियां मिलती उनमें से कुछ रोटियां बचाकर जो है बूढ़े के लिए रख लेती है, ताकि दोनों पेट भरता रहे, यानी दोनों मतलब कि दोनों पेट भरता रहे, चाहे अधूरा ही भरे, लेकिन दोनों को भरना ही है पेट। एक ही रोटी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बचा के ज़रूर लाती हैं। बस खंड ग यानी कि सेक्शन सी से हमें रचना से करना है। जैसे अपने मोहल्ले की सफाई है तो नगर निगम अधिकारी को एक आप मतलब प्रार्थना पत्र लिखें, या अथवा में है अगर आप नहीं लिख पाए, या फिर आप अथवा वाला लिखेंगे। जैसे वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान आने पर अपने छोटे भाई को बधाई पत्र लिखें। तो चलिए दोनों का आंसर एक बार में देख लेते हैं। पहले जो सफाई करना है आपने नगर निगम मतलब सफाई कर्मी को हमें क्या करना है, मतलब नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान कार्यकारी अधिकारी नगर निगम। ठीक है, और यहाँ पर आप जिस जगह पे रहते हैं उसका एड्रेस जरूर लगाएंगे। विषय मोहल्ले की सफाई, यानी मोहल्ले में सफाई करना है, मोहल्ले इतने ख़राब हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसा शुरू करेंगे। मान्यवर, हम आनंद विहारी निवासी, आपका ध्यान हमारे ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो आनंद विहारी निवासी है तो आप अपने जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ का नाम लगा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया, ध्यान हमारे नगर में बढ़ रहे गंदगी की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। सड़कों के किनारे कूड़ों का ढेर जमा हो रहा है। लोगों का पैदल चलना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। लोग अपने घर के गंदगी को सड़कों के किनारे फेंकने पर मजबूर हो गए हैं। ठीक है, आगे हम क्या लिखेंगे कि नगर में कूड़ेदान तो है लेकिन उसे फेंकने वाला कोई नहीं है। सभी कूड़ेदान भर गया है, यानी कि जितने भी कूड़ेदान है नगर के अंदर सारा भर गया है। अब लोग अपनी घर के गंदगी को सड़कों के किनारे फेंकते हैं। कोई भी नगर निगम का कर्मचारी इन कूड़ों को ले जाने नहीं आते, सिर्फ कूड़ादान लगाकर भूल गए हैं। आए दिन देश में गंदगी की जगह से नई नई बीमारियां निकलती रहती है। हमें डर है कि कहीं इन कूड़ेदानों की वजह से हमारे नगर में कोई भी बीमारी ना फैल जाए। ऐसा कुछ हो इससे पहले हम नगरवासी आपको सूचित करते हैं कि आप कृपया यहाँ की गंदगी को जल्द से जल्द दूर करें और हमारे नगर के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करें जो कूड़ेदान की गंदगी को ले जाएं
इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम नगरवासी सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। उसके बाद आनंद विहारी निवासी दिल्ली है, तो यहाँ पर आप अपने जगह का नाम लिखेंगे और डेट तो ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है इस मोहल्ले की सफाई के बारे में इस तरह आप लिख सकते हैं नगर निगम को, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अथवा वाला में क्या लिखेंगे। जैसे यहाँ प्रिय अनुज लगा है तो आप अपने भाई का नाम लगा सकते हो। दिनांक तो लगाना है आयुष्मान भव। तो यहाँ से शुरू करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो, मुझे अभी भी तुम्हारे पत्र मिला, मतलब तुम्हारे मित्र श्याम का टेलीफोन संदेश मिला, यानी कि फ़ोन मिला। पता चला कि तुमने इस वर्ष नवम कक्षा में, मतलब कि नवम कक्षा में आपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगले वर्ष तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा होनी है। आशा है उसमें भी तुम अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। अनुज, मुझे इस समाचार से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई है। मन में इतनी खुशी हुई कि सारे ज़रूरी काम छोड़कर तुम्हें बधाई पत्र लिख रहा हूँ। मेरी ओर से हार्दिक बधाई। ईश्वर करे तुम दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करोगे। मम्मी पापा तुम्हें आशीर्वाद भेज रहे हैं, पुनः बधाई के साथ, ठीक है। फिर से आगे बात करते हैं। तुम्हारा अग्रज कौन है। यहाँ पर जैसे सेवाराम मुंडा लिखा है तो आप अपने नाम यहाँ पर जरूर डालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखें। बिरसा मुंडा, खेलकूद का महत्व, या यहाँ पर परोपकार दिया है। इन तीनों में से किसी एक को चुनना। देखिए आपको तीन ऑप्शन दिया है, तो मैंने बिरसा मुंडा का नहीं लिया है, परोपकार का भी नहीं लिया है। मैंने सिर्फ खेलकूद का महत्व आपको बताया, क्योंकि ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है और महत्व भी है, तो इसी को पहले हम समझते हैं, ठीक है। और अब अगर आपको एक्स्ट्रा से चाहिए सिर्फ निबंध का, तो मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो जो है दूसरा से अपलोड करूँगी, ठीक है। यहाँ पर खेलकूद का महत्व है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या भूमिका है, विधा की विविध रूप है, जीवन में खेलकूद का क्या महत्व है, उपसंहार क्या है, इन सारी चीज़ों का हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शारीरिक और मानसिक बल में सुंदर और उपयुक्त संतुलन बनाए रखने का एकमात्र साधन है खेलो, यानी खेल। खेल हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के साधन है, और साथ ही खेल के मैदान में हम अनुशासन, संगठन, आज्ञा पालन, साहस, आत्मविश्वास तथा मतलब एकाग्रचित्त जैसे गुणों को भी प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपने इन गुणों का विकास कर लेता है वह जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ही लेता है। दूसरी बात है, विद्यार्थियों की रुचि व्यायाम की अपेक्षा खेलकूद में अधिक होती है। वे खेलकूद में भाग लेकर अपना स्वास्थ्य ठीक रखते हैं। उसके बाद आते हैं खेलकूद की विविध रूप क्या है। तो खेलकूद और व्यायाम का क्षेत्र में बहुत व्यापक तथा इसके अनेकों रूप होते हैं, जैसे कि रस्साकशी, कबड्डी, खो खो, ऊंची कूद, लंबी कूद, तैरकी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, स्केटिंग आदि खेलकूद के विविध रूप हैं, यानी अलग अलग रूप होते हैं। इनसे शरीर में रक्त का तीव्र संचार तो होता है और अधिक ऑक्सीजन के कारण प्राण शक्ति भी बढ़ जाती है, जिससे प्रातःकाल सुबह वायु में घूमना या दौड़ना, रस्सी कूदना, दंड और बैठकें लगाना, मुकद्दर घुमाना और अथवा योगासनों द्वारा शरीर साधना करना, इससे जीवन क्या हो जाएगा, स्वावलंबी हो जाती है। दूसरा, खेलकूद का महत्व। तो मानसिक विकास की दृष्टि से खेलकूद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेलकूद से पुष्ट और स्फूर्तिमय शरीर ही मन को स्वस्थ बनाता है। खेलकूद हमारे मन को प्रफुल्लित और उत्साहित बनाए रखते हैं। खेलों से नियम पालन का स्वभाव विकसित होता है और मन एकाग्र होता है। शिक्षा प्राप्ति में ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं इनका उपसंहार कैसे होगा। तो आज देश विदेश में अनेक स्तरों पर खेलों का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय, एशियाई और ओलंपिक खेलों का नियमित आयोजन होता है। आज भारत के युवाओं को अपनी रुचि के खेलों में भाग लेना चाहिए। इनसे वे स्वस्थ प्राप्ति के साथ साथ अपने देश का नाम भी उज्जवल कर सकते हैं। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में किसी न किसी खेलकूद में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करे। यही नंबर क्वेश्चन से इन दोनों में से किसी एक पर हमको संवाद लिखना है। तो मैंने विद्यालय के बारे में, साइकिल के वितरण होने पर छात्रों में उत्साह का वातावरण है, इस विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद